हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीमोस्टेसिस के बारे में। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोग को बता दूं कि आज की वीडियो अभी तक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप लोग के एचएपी के क्वेश्चन पेपर में पिछले 4 सालों में हर बार ये क्वेश्चन 10 नंबर में देखने को मिला है। ठीक है, यानी हर बार ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, पिछले 4 सालों में। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी आप लोग को ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि आज का टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। और एक चीज़ आप लोग को और बता दूं कि आज का टॉपिक तो बहुत ईजी है, लेकिन इसके अंदर की जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आज की वीडियो के बीच में आप लोग को कुछ चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन आप लोगों ने अगर पूरी वीडियो देख ली तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग को बीच में कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, क्योंकि एट लास्ट में आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे हीमोस्टेसिस के बारे में, तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि ये हीमोस्टेसिस है, ना कि होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे जो हमारा हीमोस्टेसिस है, इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, तो देखो बहुत ही सिंपली आप लोग को बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग को जब चोट वगैरह लगती है, देखो वो वाली चोट नहीं जो अंदर से लगती है, वो चोट जिसमें यहाँ पे हमारा जो है ब्लड बाहर आता है। ठीक है, यानी कि बात करें तो अगर मान लो आप लोग को कट वगैरह लगता है, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जैसे मान लो आप लोग को कहीं कट लगा तो पहले क्या होता है कि ब्लड हमारा बाहर आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो ब्लड यहाँ पे थोड़ा जम जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, हमारी जो ब्लीडिंग है वो यहाँ पे रुक जाती है, यानी हमारा जो ब्लड लॉस है वो यहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड के जमने की प्रक्रिया है, ठीक है, यही होती है हमारी ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड का थक्का जमना। ठीक है, तो यहाँ पे आज की पूरी वीडियो में हम लोग को यही टॉपिक को जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, यानी इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें जो है डिटेल में पढ़नी है। अब यहाँ पे देखो, सिंपली बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि बहुत ही फास्ट सीरीज ऑफ एक्शन होती है। ठीक है, यानी कि जब हमें कोई चोट वगैरह लगती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत तेजी से बहुत सारी जो है एक्शन होती है, रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो यहाँ पे एक क्लॉट बना लेता है। ठीक है, क्लॉट आप लोग कह सकते हो कि एक जाल टाइप का बना लेता है। ठीक है, तो हमें तो इतना दिखता नहीं है जाल वगैरह। ठीक है, हमें तो यही दिखता है कि ब्लड हमारा जम गया है। देखो आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा ना कि थोड़ी देर, देखो पहले क्या होता है, ब्लड यहाँ पे जम जाता है, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे क्या होता है, एक पपड़ी टाइप की बन जाती है। ठीक है, ब्राउन कलर की, और उसके बाद वो यहाँ पे गायब हो जाती है और हमारी स्किन यहाँ पे पहले जैसी हो जाती है। तो वो तो चलो बात की प्रोसेस है, हम लोग को बस वही पढ़ना है कि जो ब्लड है वो यहाँ पे जो जमता है, तो वो जमता कैसे है। ठीक है, कैसे अच्छा देखो, अगर मान लो हमारा ब्लड क्लॉट ना हो, अगर हमारा ब्लड ना जमे तो क्या होगा। मान लो जैसे कि बात करें, जैसे मान लो ये हमारा कोई एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमें जो है कट वगैरह लग गया, अब यहाँ से ब्लड लॉस होने लगा। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारी बॉडी से पूरा ब्लड हमारा बाहर आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, हमारी ब्लड बॉडी में जब ब्लड ही नहीं बचेगा तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हो कि ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो इसमें जो है बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे केमिकल यहाँ पे रिलीज होते हैं जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग या फिर हमारी जो हीमोस्टेसिस की प्रोसेस है वो यहाँ पे हमें 3 स्टेप में देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें पहला स्टेप होता है हमारा वैस्कुलर स्पैज्म, या फिर इसी को हम लोग जो है वैसो कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारा मेन स्टेप होता है वो होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा वैस्कुलर स्पैज्म, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें बहुत ही सिंपली समझो होता क्या है। देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि हमारा ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर फ्लो किस में होता है, हमारा ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि ये हमारी होती है ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर, और इसी के अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो देखो जैसे हमारी बॉडी के जो ऊपरी एरिया है, मान लो ये हमारा हैंड है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई कट लगता है तो अल्टीमेटली वो जो कट है वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर लगता है। ठीक है, यानी हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे डैमेज होती है और उसके अंदर से हमारा ब्लड जो है बाहर आके हमारी बॉडी से बाहर आता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो अगर हमें कट लगा, ठीक है, और हमारी ब्लड वेसल यहाँ पे डैमेज हो गई, तो सबसे पहले क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन या फिर वैस्कुलर स्पैज्म। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, जैसे हमारी ये ब्लड वेसल है, अब हम लोग डायरेक्ट ब्लड वेसल को बना रहे हैं।
अब इसमें मान लो यहाँ पे कोई कट लग गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जो है कट जैसा बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो हमारा जो ब्लड वेसल है ये हमारा डैमेज हो गया, ठीक है, ये हमारा ऐसे डैमेज हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे डैमेज हो गया और यहाँ से हमारा जो ब्लड है वो यहाँ पे बाहर जाने लगा। तो सबसे पहले क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर वेस्कुलर स्पैज्म। तो आप लोग ये समझो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, और वेसो का मतलब क्या होता है, वेसल, ठीक है, यानी वेसल का सिकुड़ना। तो वेसल हमारी क्या होती है, वेसल होती है हमारी ब्लड वेसल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ये यहाँ पे सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो सिकुड़ती कैसे है, आप लोग ध्यान से देखना, इनके अंदर जो है थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, यानी ये यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे हमारी ब्लड वेसल यहाँ पे सिकुड़ गई, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, यानी इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। देखो ये पीछे नॉर्मल है, ठीक है, जहाँ पे हमारा कट कट लगा हुआ है वहाँ पे हमारी ब्लड वेसल यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि जो हमारा ब्लड फ्लो है यहाँ पे इस एरिया में वो थोड़ा कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड लॉस थोड़ा रुक जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ रहे होगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देखो, जैसे ये हमारी कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, और हमें यहाँ पे इंजरी हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी ब्लड वेसल यहाँ पे ब्रेक हो गई। तो यहाँ पे देखो ये हमारी आरबीसी है और ये हमारी क्या है, ये हमारी प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमारा कट लगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो यहाँ पे बाहर जाने लगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे आरबीसी हमारी बाहर जाने लगी। आरबीसी हमारी ब्लड के अंदर ही तो होती है, तो ब्लड ब्लड अगर बाहर गया तो आरबीसी बाहर गई, सब कुछ बाहर जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस यहाँ पे थोड़ा रुक जाएगा। और दूसरा स्टेप होता है हमारा यहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब इसको देखो, यहाँ पे इन सारे स्टेप्स को समझने से पहले हम लोग जो है सिंपली समझ लेते हैं इसमें क्या होगा, कि यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे पहला स्टेप हो चुका है हमारा, पहला स्टेप क्या हुआ, हमारी ब्लड वेसल यहाँ पे थोड़ी सिकुड़ गई, ठीक है, हमारी ब्लड वेसल कुछ इस तरीके से हो गई, और ये हमारा कट लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे देखो ये हमारी ब्लड वेसल है और इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, और ब्लड के अंदर क्या क्या है, ब्लड के अंदर हमारी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। तो जैसे ये हमारी आरबीसी है, ठीक है, ये सारी हमारी आरबीसी है और ये सारी हमारी प्लेटलेट्स है, ठीक है। प्लेटलेट्स हमारी थोड़ी सी बहुत छोटी साइज की होती है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, यानी प्लेटलेट का एक प्लग बन जाएगा। प्लग मतलब आप लोग कह सकते हो कि जैसे एक जगह आके जम जाएंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, जैसे ये जो ब्रोकन एरिया है, ठीक है, जहाँ पे कट लगा हुआ है, यहाँ पे प्लेटलेट्स आके जो है इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेटलेट्स यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे देखो जैसे ये इकट्ठा हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने यहाँ पे ब्लड फ्लो को जाम कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये जम गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो जैसे कि ये तो हमारा काम बन गया ना, तो इसके बाद हमारी ब्लड क्लॉटिंग की क्या जरूरत है, हमारा ब्लड फ्लो तो रुक गया, लेकिन देखो क्या है ना कि ये थोड़ी सी टेम्परेरी होती है, यानी ये बहुत देर के लिए नहीं होता है, ये थोड़ी देर के लिए होता है। और उसके बाद इसके बाद होती है हमारी फाइनल स्टेप, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है कि वेसल यहाँ पे सिकुड़ती है, ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे आके एक प्लग बना लेते हैं, यानी कि जम जाते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेरी स्टेप होता है, ठीक है, और इसके बाद होता है हमारा फाइनल स्टेप। तो इसमें देखो यहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में कुछ स्टेप्स हैं, हम लोग को कुछ पॉइंट्स हम लोग जो है पढ़ लेते हैं, जैसे कि प्लेटलेट जो है हमारी हीमोस्टेसिस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पे स्टिक टुगेदर, यानी आपस में आके चिपक जाते हैं और एक प्लग फॉर्म कर लेते हैं। अब देखो ये यहाँ पे एक टेम्परेरी होता है, ठीक है, टेम्परेरी प्लग, जो कि क्या करता है कि हमारी जो ब्लड वेसल की वॉल है, ठीक है, तो वो जो यहाँ पे ब्रेक हुई है उनको सील कर देता है, टेम्परेरी, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को जो एक्टिवेशन है वो हमारा एक फैक्टर के द्वारा होता है, जो कि होता है हमारा वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये फैक्टर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, बट याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारी ब्लड वेसल की वॉल होती है तो वहाँ पे होते हैं कोलेजन फाइबर्स, तो उनके साथ यहाँ पे मिलके जो है बहुत ज़्यादा जो है और स्टिकर और चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि देखो जितना ज़्यादा चिपचिपे होंगे उतनी अच्छी तरीके से आपस में चिपक के और जो है प्लग को और अच्छे से फॉर्म करेंगे। आप लोग समझ रहे हो ना, जैसे कि जहाँ पे हमारी जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे जैसे ये ब्रेक है ना, तो ये लोग मतलब ये जो प्लेटलेट्स हैं ये जितना ज़्यादा चिपचिपा होगा उतना आपस में अच्छे से जुड़ा रहेगा, और जितना ज़्यादा नहीं होगा तो वो अच्छे से जुड़ नहीं पाएगा। तो ये क्या करता है, ये हमारा जो है कोलेजन फाइबर के साथ मिल जाता है, तो उसकी वजह से ये और ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है और अच्छी तरीके से यहाँ पे एक प्लग का फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है।
अब देखो ये जो हमारा प्लेटलेट होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब यहाँ पे ये आपस में जाके जो है चिपक जाते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल की वॉल पे, तो वहाँ पे ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। कौन कौन से केमिकल? एडीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन ए टू, ठीक है। और ये जो फेस होती है हमारी केमिकल रिलीज होने वाली, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। अब देखो यार, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज लग रही होंगी, बट देखो क्या है ना कि ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है तो ये टॉपिक बहुत ईजी सिंपल है कि हमारा सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, एक ब्लड का क्लॉट फॉर्म होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी स्टेप है और आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 10 नंबर में आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने से काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो एडीपी होता है ये क्या करता है, ये जो हमारा प्लेटलेट है उनको और ज़्यादा स्टिकी बना देता है, यानी कि उनको जो है चिपकने में जो है हेल्प करता है। और ये सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन ए टू है, ये क्या करता है, ये हमारे वैस्कुलर स्पैज्म को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है, यानी ये जो वेसल कंस्ट्रिक्ट हुई थी, यानी ये जो हमारी ब्लड वेसल सिकुड़ी थी, ठीक है, तो उसको और ज़्यादा अच्छे से कॉन्स्ट्रिक्ट होने में, कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करता है। और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में भी जो है अपना हेल्प करता है, ठीक है, योगदान देता है। तो यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे इस फिगर में देख के समझ सकते हो, जैसे ये जो ब्लड वेसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये प्लेटलेट्स आके जो है आपस में चिपक के एक प्लग का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। बस देखो यहाँ पे क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है, अगर परमानेंट होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब तो आगे की स्टेप होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। तो इसके बाद होती है हमारी फाइनल स्टेप। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप के बारे में, जो कि है हमारा ब्लड क्लॉटिंग। अब देखो ये स्टेप तो लास्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा यही है, ठीक है, अब इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको भी पहले हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि इसमें होता क्या है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमारी ब्लड वेसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, जो हमारी डैमेज थी। देखो ये हमारा डैमेज एरिया, ठीक है, हमने इसको नीचे बना लिया, अभी तक ऊपर था। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुआ। अब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हमारा एक टेम्परेरी स्टेप था। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग है, तो इसमें हमारा एक प्रोटीन होता है फिब्रिन, ठीक है, फिब्रिन हमारा एक प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे फिब्रिन क्या होता है, ये एक जाल टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हमारा एक फाइनल जाल बनाएगा, ठीक है। अब जाल किस तरीके होगा आप लोग देखना, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके का हमारा एक जाल होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा कट था। अब यहाँ पे ये जो फिब्रिन्स है, ठीक है, तो फिब्रिन्स यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा जाल बना लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। और ये क्या करेगा, ये इसको पूरी तरीके से सील कर देगा, और उसके बाद हमारा जो ब्लड लॉस है वो यहाँ पे जो है रुक जाएगा। लेकिन अब ये फिब्रिन यहाँ पे एक्टिवेट कैसे होता है, तो उसी को हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे बात करें तो ये हमारी जो है ब्लड क्लॉटिंग की मेन और फाइनल स्टेप होती है, ठीक है। अब ये हमारी वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हमारा जो ब्लड क्लॉट है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होती है, जिसमें बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। अभी आप लोग समझ लो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ लो कि यहाँ पे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होती है इन ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स की रिएक्शंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और उनके प्रेजेंस में क्या होती है, बहुत सारी एंजाइम्स यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, अल्टीमेटली यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं ओवर द इंजर्ड ब्लड वेसल, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल यहाँ पे डैमेज हुई थी, इंजर्ड हुई थी, उसके ऊपर क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग है, ये हमारा यहाँ पे 3 पाथवे में डिवाइड है, ठीक है, जिसमें पहला होता है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, और थर्ड होता है हमारा कॉमन पाथवे। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। अब ये क्या चीज़ होती है, तो देखो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे कुछ केमिकल्स या फिर आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये हमेशा यहाँ पे रोमन नंबर में लिखे जाते हैं। इनको कभी भी आप लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखने की गलती मत करना, जैसे आप लोग 1 2 इस तरह नहीं लिखना है, आप लोग को हमेशा रोमन नंबर्स, ठीक है, यानी कि इस तरीके से लिखना है, ठीक है, ये सही है। इसको बिल्कुल भी इस तरीके से लिख के गलती से भी मत आना। अब यहाँ पे देखो हमारी बॉडी के अंदर टोटल यहाँ पे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो हमारा 6th क्लॉटिंग फैक्टर है वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, यानी जो छठा क्लॉटिंग फैक्टर है उसको यहाँ पे नहीं माना गया, ठीक है। और अगर 6th को हम लोग यहाँ पे हटा दे तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल यहाँ पे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग यहाँ पे एक एक करके थोड़ा सा देख के समझने की कोशिश करते हैं।
बाकी देखो यार, एक बात आप लोगों से बता दूं कि इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं, आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा याद करना पड़ेगा कि किसका क्या नेम है। जैसे हमारा जो फ्लश फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसका नाम होता है फिब्रिनोजेन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। सेकंड होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड होता है हमारा टिश्यू फैक्टर, फोर्थ होता है हमारा कैल्शियम आयन। अब देखो कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, मतलब इसके बिना आप समझ सकते हो कि ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं सकती। और फिफ्थ होता है हमारा प्रो एसिलिन या फिर लेबाइल फैक्टर, ठीक है। और उसी तरीके से अब देखो यहाँ पे फिफ्थ के बाद देखो सिक्स नहीं है, क्योंकि सिक्स हमारा नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और सेवन्थ होता है हमारा प्रो कन्वर्टिन या फिर स्टेबल फैक्टर, ठीक है। और फिर जो एट्थ है वो होता है हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर ये फैक्टर यहाँ पे बॉडी में नहीं हुआ तो हमें जो है एक बीमारी हो जाती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होना कम हो जाता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो होता ही नहीं है। तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा कम हो जाता है, या फिर कभी कभी कह सकते हो कि होता ही नहीं है। अगर होगा ही नहीं तब तो आप समझ सकते हो कि आदमी मतलब रह ही नहीं पाएगा, मतलब जिंदा ही नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर मान लो उसको थोड़ा सा भी कट लगा तो उसकी बॉडी से तो पूरा ब्लड ही बाहर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। अब देखो इस तरीके से तीन होते हैं, जैसे एट्थ वाला होता है हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फिर नाइन्थ वाला होता है हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और टेंथ होता है हमारा स्टुअर्ट फैक्टर या फिर प्रॉवर फैक्टर, और इलेवेंथ होता है हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमारे एंटी हीमोफिलिक के तीन पार्ट है, ठीक है, ए बी और सी। और यहाँ पे ट्वेल्थ होता है हमारा हैगेमैन फैक्टर, और थर्टींथ होता है हमारा फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे यार देखो आप लोग को ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें आप समझने लायक तो कुछ खास है नहीं, आप लोग को ये सारी चीज़ें याद ही करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन ब्लड क्लॉटिंग पाथवे के बारे में, यानी कि जिसको हम लोगों ने देखा था इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। तो देखो सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं हमारे यहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, और फिर ये दोनों मिलके यहाँ पे कॉमन पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सब कुछ एक एक करके आराम से देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो, इंट्रिंसिक यानी कि कुछ अंदर की कहानी, और एक्सट्रिंसिक यानी कि कुछ यहाँ पे बाहर की कहानी हो रही होगी। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है। देखो एक चीज़ आप लोग समझ लो, अगर हमारा यहाँ पे कुछ भी कट वगैरह या इंजरी वगैरह लगती है, तो अगर हमारा ब्लड यहाँ पे बाहर आता है तो इसका मतलब है कि हमारी ब्लड वेसल यहाँ पे डैमेज होती है, ठीक है। तो अब जैसे हमारी यहाँ पे ब्लड वेसल है और मान लो हमें कट लगा, तो हमारी ब्लड वेसल यहाँ पे क्या हुआ, डैमेज हो गई, ठीक है, ये हमारी डैमेज हो गई। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो जो इसके अंदर का है, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर का जो पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें होंगी ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे जब यहाँ पे क्लॉट बनेगा तो यहाँ पे अंदर से जो सारी चीज़ें होंगी वो होता है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, अब जो भी चीज़ें यहाँ पे इस ब्लड के बाहर होंगी, ठीक है, यानी कि ये जो ब्लड वेसल का बाहर का एरिया है, तो बाहर से जो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो हो जाता है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, सिंपल है, समझ गए ना। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाला, इंट्रिंसिक मतलब अंदर वाला, ठीक है। तो देखो जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, तो ये हमारे ब्लड वेसल के अंदर की कहानी है। तो ब्लड वेसल के अंदर क्या है, हमारा ब्लड फ्लो होता है, तो ये हमारा एक्टिवेट होता है ब्लड ट्रॉमा से। अब देखो ट्रॉमा क्या होता है, ट्रॉमा आप लोग समझ सकते हो कि कोई यहाँ पे जैसे कह सकते हो कि प्रॉब्लम, टेंशन, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि अगर हमारी जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तो ब्लड को टेंशन हो जाती है ना एक टाइप की, तो यहाँ पे ये एक्टिवेट होता है हमारा ब्लड ट्रॉमा से, ठीक है। और एक्सटेंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है यहाँ पे टिश्यू ट्रॉमा से, ठीक है, यानी ब्लड वेसल के बाहर की जो टिश्यू रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम होती है, ठीक है, टिश्यू डैमेज होता है, तो वो सारी चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम होती है और जो भी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं वो होता है हमारा टिश्यू ट्रॉमा, ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, हमारा जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ कोलाजन फाइबर्स। अब कोलाजन फाइबर्स यहाँ पे देखो एक्सपोज होते हैं, कैसे एक्सपोज होते हैं ध्यान से देखना। जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, अब ब्लड वेसल के अंदर होती है हमारी जो है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ही अच्छे से बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू हमारा जो है कोलाजन फाइबर से मिलके बना होता है, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो कोलाजन है वो यहाँ पे मेजर रोल होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखना, जैसे हमारी जब ब्लड वेसल डैमेज होगी तो हमारा ये कोलाजन फाइबर क्या होगा, यहाँ पे ये कोलाजन फाइबर जो है हमारा बाहर आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोज मतलब होता है कि कोलाजन फाइबर यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये डैमेज हुआ तो कोलाजन फाइबर्स हमारे यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये एक्सपोज होंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना,
ये हमारे जो है फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर देंगे। अब आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे देखो, अभी हम लोगों ने जितने भी 13 फैक्टर देखे हैं वो सारे यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। देखो कुछ यहाँ पे मतलब कुछ यहाँ पे आप लोग को डायरेक्टली नहीं दिखेंगे, बट यूज यहाँ पे सारे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो 12th फैक्टर है वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है। अब एक चीज़ और आप लोग समझो, देखो जहाँ पे अभी हम लोग जितने भी फैक्टर देखेंगे, तो अगर फैक्टर के आगे यहाँ पे ए लग जाए तो इसका मतलब है फैक्टर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, ठीक है। देखो फैक्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एक्टिवेट कब होते हैं, जब यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है, हमेशा नहीं एक्टिवेट होते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे क्या होगा, देखो जैसे ही कोलेजन फाइबर एक्सपोज होंगे तो ये जो 12th फैक्टर है ये यहाँ पे सबसे पहले एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12th ए में। देखो 12th जब तक ये सिंपल है तब तक ये इनएक्टिवेट है, यानी कि तब तक ये काम का नहीं है, लेकिन जैसे ये 12th ए में कन्वर्ट होगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही ये 12th ए में कन्वर्ट होगा, अभी हम लोग ये इंट्रिंसिक पाथवे को देख रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे बहुत छोटा सा है, यही वाला बेसिकली हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है। अब जैसे ये 12th ए फैक्टर एक्टिवेट होगा, अब ये क्या करेगा, ये हमारा 11th फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना, ठीक है, अभी बस सुनते जाओ, अभी हम लोग इसको लैंग्वेज में समझ लेंगे। देखो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग बस सिंपली समझो। जैसे ही 12th फैक्टर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, इसने क्या किया, इसने 11th को एक्टिवेट कर दिया। अब 11th कैसे एक्टिवेट होगा, 11th यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 11th ए में, ठीक है। मैंने बताया ना आप लोगों को कि जैसे ही हमारा फैक्टर के आगे ए लग जाए इसका मतलब वो एक्टिवेट। अब जैसे ये 11th एक्टिवेट हुआ, इसने क्या किया, इसने फैक्टर 9th को एक्टिवेट कर दिया। देखो फैक्टर 10 यहाँ पे गायब हो गया, क्योंकि फैक्टर 10 हमारा सबसे मेन फैक्टर होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आगे चल के एक्टिवेट होगा। तो जैसे ही 11th यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, उसने क्या किया, 9th को एक्टिवेट कर दिया, और 9th ने यहाँ पे क्या किया, 9th ने यहाँ पे अल्टीमेटली आके हमारे फैक्टर 10th को एक्टिवेट किया, ठीक है। अब देखो फैक्टर 10th को हमारा, देखो यहाँ पे जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है उसने अल्टीमेटली क्या किया, देखो सबसे पहले क्या हुआ, कोलेजन फाइबर एक्सपोज हुआ, इसने क्या किया, 12th फैक्टर को एक्टिवेट किया, फिर 12th ने क्या किया, 11th को, और 11th ने क्या किया, 9th को, और 9th ने क्या किया, 10th को, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे ने अल्टीमेटली हमारे 10th फैक्टर को एक्टिवेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे हमारा क्या होता है, टिश्यू ट्रॉमा से एक्टिवेट होता है, ठीक है। और टिश्यू ट्रॉमा में सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा टिश्यू फैक्टर जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये होता है हमारा फैक्टर 3, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है हमारे फैक्टर नंबर 7 को, ठीक है। और 7 फैक्टर यहाँ पे कैसे एक्टिवेट होता है, 7th ए में कन्वर्ट होके, और जैसे ही ये 7th ए में कन्वर्ट होता है, अब ये हमारा ये भी आके हमारे फैक्टर 10th को ही एक्टिवेट करता है। और यही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझो कि ये जो हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ये दोनों आपस में आके जो है अल्टीमेटली क्या करते हैं, हमारे 10th फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। यानी ये दोनों का काम होता है हमारे 10th फैक्टर को एक्टिवेट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों आके मिल गए, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो ये भी यहाँ पे आके मिल गया, ये भी यहाँ पे आके मिल गया, यानी कि इन दोनों ने अब क्या किया, एक कॉमन पाथवे को फॉलो किया, और यहाँ से शुरू होता है हमारा कॉमन पाथवे, जो कि हमारा थर्ड पाथवे था, ठीक है। तो कॉमन पाथवे में क्या होगा कि ये जो फैक्टर 10th है, ये जब यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो ये यहाँ पे हमारा एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, जो कि होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिनेस। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेस क्या करेगा, ये हमारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और थ्रोम्बिन क्या करेगा, जब प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा तो थ्रोम्बिन यहाँ पे फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये फिब्रिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यही फिब्रिन हमारा जाल के फॉर्म में हमारे क्लॉट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी कि जैसे ही हमारा फिब्रिन एक्टिवेट होगा, हमारा जो ब्लड वेसल है जो कि डैमेज हुआ था, वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है एक जाल टाइप का, यहाँ पे फिब्रिन का एक जाल टाइप का ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं, जितने भी पाथवे हैं, ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही हैं, क्योंकि हमारा फिब्रिन को एक्टिवेट करना है। तो फिब्रिन कैसे एक्टिवेट होता है, फिब्रिनोजन से, और फिब्रिनोजन कैसे एक्टिवेट होता है, थ्रोम्बिन से। थ्रोम्बिन कैसे एक्टिवेट होता है, प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन कैसे एक्टिवेट होता है, प्रोथ्रोम्बिनेस से। और ये कैसे एक्टिवेट होता है, फैक्टर 10 से। और फैक्टर 10 कैसे एक्टिवेट होता है, इन दोनों से, ठीक है। यानी ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये दोनों पाथवे चल के अंत में हमारे फैक्टर 10th को एक्टिवेट करते हैं, और फैक्टर 10th हमारा प्रोथ्रोम्बिनेस को, ठीक है। फिर प्रोथ्रोम्बिनेस हमारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, और फिब्रिन हमारा क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन करता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखो यार, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोग को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा सकूँ। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग बहुत शॉर्ट में समझो कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो हमारे फिब्रिन को एक्टिवेट करने के लिए हो रही है, क्योंकि यही फिब्रिन हमारा जो है अंत में हमारे क्लॉट को फॉर्म करेगा, ठीक है। यानी यही फिब्रिन हमारा जाल बनाता है, ठीक है।
तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने अभी जो भी पाथवे पढ़ा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे था, तो इसमें देखो क्या क्या हो रहा था। जैसे ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स पाथवे होता है और क्या होता है, अकर स्लोली, यानी कि ये थोड़ा स्लोली होता है। देखो जो हमारा एक्सट्रिंसिक था, जो कि हमारा टिश्यू ट्रॉमा था, वो बहुत ही छोटा होता है। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही फैक्टर एक्टिवेट होता है, फैक्टर 7, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये पाथवे अकर्स होता है ड्यू टू ब्लड ट्रॉमा, जैसा कि हम लोग को पता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल है, जब यहाँ पे इंजर्ड हो जाती है, तो यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, थोड़ा हम लोग इसको डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट में देखा, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, तो ब्लड वेसल के सबसे नीचे होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, और इसके ऊपर होती है हमारी एंडोथेलियल टिश्यू की लेयर। ठीक है, तो देखो अगर आप लोगों ने टिश्यू पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमारा जो है एंडोथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तभी आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं जो बता रहा हूँ आप लोग उतना बस समझ लो। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, टिश्यू का उतना कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जैसे ये जो हमारा एंडोथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, तो अगर हमारी ब्लड वेसल यहाँ पे डैमेज हुई, तो अल्टीमेटली देखो ये भी तो डैमेज हो रहा है। ये हमारा जो एंडोथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ये भी तो डैमेज हो रहा है। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि जैसे जब हमारा ब्लड वेसल डैमेज होता है, इंजर्ड होता है, तो जो एंडोथेलियल टिश्यू है इनसाइड द ब्लड वेसल, वो भी डैमेज हो जाता है, ऑल्सो गेट्स डैमेज। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, किसके, कोलाजन फाइबर्स के। अब कोलाजन फाइबर्स यहाँ पे क्या होते हैं, कोलाजन फाइबर्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये डैमेज हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ये यहाँ से बाहर आने लगा। तो जब बाहर आ रहा है तो देखो यहाँ पे, यहीं पे तो होते हैं कोलाजन फाइबर, तो ये देखो ब्लड यहाँ पे क्या हुआ, कोलाजन फाइबर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर जब हमारे यहाँ पे एंडोथेलियल टिश्यू यहाँ पे डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं वो भी यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं। और जब प्लेटलेट्स यहाँ पे डैमेज होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स को रिलीज करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे हमारे इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, और ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर है हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जब यहाँ पे ब्लड वेसल हमारी डैमेज हुई, तो क्या हुआ, इसके जो प्लेटलेट्स हैं वो भी थोड़ा सा डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स है, ठीक है, ये हमारे बहुत छोटे छोटे, तो मैंने आप लोग को बताया, देखो ये सारी चीज़ें सेल ही तो होती हैं। देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सब सेल होती हैं। तो सेल के पास क्या होता है, सेल के पास होता है सेल वॉल। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है। और मेम्ब्रेन में मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको भी हम लोग कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर। तो जब ये डैमेज होते हैं तो फॉस्फोलिपिड्स को यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ रहोगे। देखो हम थोड़ा सा बहुत डीप में कंसेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो इतना ज़्यादा परेशान मत हो। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो इतना परेशान मत हो। हम लोगों ने हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है वो वहीं पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग को उतना समझ में आ गया, जो हम लोगों ने अभी क्लॉटिंग फैक्टर्स देखे थे, ठीक है, जो हम लोगों ने पाथवे देखा है, अगर उतना समझ में आ गया तो ब्लड क्लॉटिंग वहीं पे ख़त्म है। वो थोड़ा हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा डीप में। तो अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आई होप कि आ रहा होगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से आप लोगों ने सब कुछ देखा है तो ज़रूर आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जितनी भी ये सारे इवेंट्स होते हैं, यानी कि ये जो हमारे कोलाजन फाइबर्स का रिलीज होना, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्लेटलेट्स का यहाँ पे जो है फॉस्फोलिपिड्स का रिलीज करना, ये सारे जो इवेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर देते हैं। और हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हमारा कौन सा फैक्टर एक्टिवेट होता है, 12। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है, फिर वो क्या करता है, 11 को एक्टिवेट करता है, 11 नाइन्थ को, नाइन्थ यहाँ पे 10th को। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली क्या करता है, फैक्टर 10th को एक्टिवेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। अब ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आयंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार जब यहाँ पे फैक्टर 10th यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, तो ये यहाँ पे फैक्टर 5 के साथ कंबाइन करके हमारे एंजाइम जो है प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा फैक्टर 10 था, वो जब यहाँ पे एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करता है। अच्छा देखो, एक चीज़ मैंने आप लोग को नहीं बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो फैक्टर 10th है, ठीक है, ये यहाँ पे फैक्टर 5 के साथ कंबाइन करता है, तब जाके प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फैक्टर 10 है, जब वो यहाँ पे एक्टिवेट होता है तो उसके साथ यहाँ पे फैक्टर 5 भी यहाँ पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो वो दोनों मिलके यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में, तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल पाथवे होता है और बहुत तेजी से होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा जो है टिश्यू ट्रॉमा की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा टिश्यू फैक्टर, यानी कि जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये हमारा फैक्टर 3 होता है। देखो ये फैक्टर्स क्या है,
फैक्टर्स हैं हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं, जो मैंने अभी आप लोग को 1 से लेके 13 तक फैक्टर पढ़ाए थे, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा टिश्यू फैक्टर होता है, ये क्या करता है, ये हमारे फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है, और फैक्टर 7 क्या करता है, अल्टीमेटली हमारे फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, और फैक्टर 10 क्या करता है, ये हमारे फैक्टर 5 के साथ कंबाइन होकर हमारे प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करता है। देखो दोनों चीज़ें वही है, लास्ट स्टेप देखो दोनों में सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में एकदम सेम है, ठीक है। अंत में क्या होगा, अंत में हमारा फैक्टर 10 ही एक्टिवेट होगा दोनों पाथवे से, ठीक है। और ये दोनों क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करेंगे। और एट लास्ट में हमारा क्या होगा, एट लास्ट में हमारा कॉमन पाथवे फॉलो होगा। इसमें क्या होगा, इन कॉमन पाथवे जो हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज है वो हमारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और फाइनल स्टेज में क्या होगा, थ्रोम्बिन जो है हमारा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और फिब्रिन क्या करेगा, फिब्रिन हमारा कैल्शियम की प्रेजेंट में क्या करेगा, क्लॉट फॉर्म करेगा ओवर द डैमेज ब्लड वेसल। यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल यहाँ पे डैमेज हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फिब्रिन है वो यहाँ पे जाल फॉर्म कर देगा, ठीक है, और हमारा जो ब्लड लॉस है वो यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये थी हमारी यहाँ पे पूरी ब्लड क्लॉटिंग की कहानी, और आई होप कि मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया होगा और आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को समझ में आया है, अगर आप लोगों ने लेक्चर यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। और बाकी नोट्स आप लोग को 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।